नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम, आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और अगले घंटे में आपको बताएंगे संसद की ओर से क्या रही है इस वक्त की बड़ी खबरें। बताएंगे आपको कि झारखंड, जहां पर आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, वहां किस तरीके से आगे बढ़ रहा है चुनाव प्रचार, क्योंकि पहले दौर के मतदान के लिए तैयारियां भी पूरी हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र में आज कह सकते हैं कि ओथ लेगी नई सरकार। आज शाम 6:40 का समय है, बताएंगे आपको इसके बारे में भी। लेकिन साथ ही साथ कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस तरीके से राज्यसभा में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर अपना जवाब दिया, उसके प्रमुख बिंदु भी रखेंगे आपके सामने और करेंगे चर्चा कि आखिर उन्होंने जो बातें सामने रखी उनका परिप्रेक्ष्य, उनके मायने क्या हैं। दिन भर की तमाम अहम खबरें समेटकर हम हाजिर हैं आपके सामने। आइए शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर सरकार और पार्टी दोनों सख्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में प्रज्ञा के बयान की कड़ी निंदा की। भाजपा ने प्रज्ञा को रक्षा मामलों की समिति से हटाने की सिफारिश की। जेपी नड्डा ने कहा, भाजपा कभी भी ऐसी विचारधारा का नहीं करती है समर्थन। लोकसभा में आज इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल और दिल्ली में अवैध कॉलोनियों में रह रहे निवासियों के अधिकारों से जुड़े विधेयक पर होगी चर्चा। राज्यसभा में आज चिट फंड संशोधन विधेयक और ई सिगरेट पर प्रतिबंध से जुड़े विधेयक पर होगी चर्चा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज मुंबई के शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। कुछ अन्य नेता भी बतौर मंत्री ले सकते हैं शपथ। सरकार में एनसीपी का होगा उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस का होगा विधानसभा अध्यक्ष। झारखंड पहले दौर के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। पहले चरण में 30 नवंबर को 13 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। भाजपा प्रमुख अमित शाह आज चतरा और गढ़वा में करेंगे चुनावी सभाएं। गोवा के पणजी में जारी 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 का आज है समापन। मशहूर नृत्यांगना तनुश्री शंकर और बैंड कॉलोनियल कजन्स आज समापन समारोह में देंगे अपनी प्रस्तुति। चीन ने अमेरिका को दी चेतावनी। अमेरिका में कानून बना, हांगकांग में हो रहे प्रदर्शन को समर्थन देने के मामले में चीन में अमेरिकी राजदूत ने मांगी मामले में सफाई। ओडिशा को दूसरी बार मिली हॉकी विश्व कप की मेजबानी। साल 2023 में होगा पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन। राजधानी भुवनेश्वर और राउरकेला में खेले जाएंगे विश्व कप के मुकाबले। और फिलहाल सीधे शुरुआत करते हैं झारखंड से। लिए चल रहे हैं आपको झारखंड ही, क्योंकि वहां पे चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है और भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड के चतरा में इस वक्त चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। कहीं कहते थे कि शौचालय में क्या है भला, ये भाजपा अध्यक्ष इसको विकास गिनाते हैं। राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं है, जिस गरीब के घर में शौचालय नहीं होता है और सुबह कुदरती प्रक्रिया के लिए खुले में माताओं बहनों को जाना पड़ता है, कितनी शर्म महसूस करती है, आपको मालूम नहीं है। आपने गरीबी देखी कहां है? आपने गरीबी नहीं देखी। इस देश की जनता ने एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुना जो चाय बेचने वाले का बेटा था। ये झारखंड की जनता ने एक ऐसा मुख्यमंत्री चुना जो मजदूर का बेटा था, स्वयं खुद एक मजदूर था। उसने अपनी माताओं बहनों को जाना और सिर्फ चतरा विधानसभा के अंदर 73,178 शौचालय बनाकर माताओं बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 1,91,271 लोगों को आयुष्मान योजना का कार्ड दिया गया। मैं आज कहने आया हूं 1,91,000 परिवारों को मैं कहने आया हूं कि 5 लाख तक का सारा आपका मेडिकल का खर्चा
ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार उठाने वाली है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। बीमारी आए किसी भी अस्पताल में पहुंच जाइए, 5 लाख तक का खर्चा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाने वाली। आज तक कांग्रेस का शासन रहा, गरीब के घर में गैस का चूल्हा नहीं आता था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 57,571 माताओं को इस जिले में गैस का चूल्हा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, गैस का चूल्हा देखने में तो छोटी चीज है, मगर माताएं बहनें यहां है, उनको मालूम है जिनके घर में गैस नहीं होता इसकी स्थिति क्या होती है। चूल्हा फूंक फूंक कर फेफड़े में सूजन आ जाती है, आंखों की ज्योति चली जाती है और 50 साल होते होते माता का फेफड़ा फाइब्रोसिस से भर जाता है। मित्रों, ये काम नरेंद्र मोदी जी की है। 14,000 किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ मिला। उनको 25,000 रुपया मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20,000 गरीबों को घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। लगभग 37,000 लाभुकों को पेंशन दी जाती है। 10 एम्बुलेंस 108 वाली और 39 बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत रघुवर दास ने कर हर गरीब को अस्पताल पहुंचाने का काम किया है और ढेर सारे। तो आप देख रहे थे झारखंड के चतरा से ये सीधा प्रसारण। हम जानते हैं कि झारखंड में पहले चरण के मतदान से पहले आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, लेकिन आइए अब भी फिलहाल रुख कर लेते हैं संसद से जुड़ी खबर का, जहां से बड़ी खबर यह है कि भोपाल से सांसद और भाजपा नेता प्रज्ञा ठाकुर को नाथूराम गॉडसे को राष्ट्रभक्त कहना उल्टा पड़ गया है। दरअसल प्रज्ञा ठाकुर ने बुधवार को संसद में एसपीजी संशोधन कानून चर्चा के दौरान ये बयान दिया था। लोकसभा की कार्यवाही से इस बयान को पहले ही हटाया जा चुका है और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि नाथूराम गॉडसे को देशभक्त मानने वाली किसी भी सोच की उनकी पार्टी भत्स ना करती है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हमेशा से मार्गदर्शक रहे हैं और उनके विचार ही प्रासंगिक हैं। गॉडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर, मैं समझता हूं कि यदि देशभक्त मानने की किसी की सोच है, हम इस सोच को ही पूरी तरह से हमारी पार्टी कंडेम करती है, हमारी सरकार को कंडेम करती है। देखिए, जहां तक महात्मा गांधी का प्रश्न है, महात्मा गांधी हम लोगों के लिए आदर्श हैं और वो पहले भी हमारे मार्गदर्शक थे और भविष्य में भी हमारे वो मार्गदर्शक रहेंगे। और उनकी जो विचारधारा है, उनकी विचारधारा उस समय भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले वर्षों में भी महात्मा गांधी की विचारधारा पूरी तरह से प्रासंगिक रहेगी। उनके प्रति चाहे कोई किसी भी दल का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, महात्मा गांधी को सभी अपना आदर्श मानते हैं और उन्हें अपना एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं। और प्रज्ञा ठाकुर की मुश्किलें शायद और बढ़ सकती हैं। फिलहाल उन्हें रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति से हटा दिए जाने की सिफारिश पार्टी की ओर से कर दी गई है और ये जानकारी खुद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी। इसके अलावा वो इस सत्र में संसदीय दल की किसी भी बैठक में भाग नहीं ले सकती। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने संसद में बयान दिया है, वह अति निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के विचार को कभी सपोर्ट नहीं करती है और हम लोग उसकी निंदा करते हैं। साथ ही साथ जो वो कंसल्टेटिव कमेटी ऑन डिफेंस के सदस्य हैं, मैंने प्रहलाद जी से कहा है और उसको इमीडिएट इफेक्ट से उनको समिति से बाहर किया जाता है, उनको समिति के सदस्य नहीं रहने दिया जाएगा। इस सत्र में जो हमारी संसदीय पार्टी की बैठक होती है उसमें भी उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। वो इस सत्र के में कोई भी जो सेशन चलेगा उसमें वो पार्टिसिपेट, यानी जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी।
तो पार्टी ने लिए हैं सख्त कदम प्रज्ञा ठाकुर के बयान के बाद। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए संसद परिसर से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से कल ये बयान प्रज्ञा ठाकुर का सामने आया, उसके बाद विपक्ष की ओर से लगातार कई बयान हमने सुने। आज पार्टी ने माने कि ये स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी की विचारधारा जो है वो सबके सामने है, गांधी जी का अनुपालन करती है पार्टी, और इसके साथ साथ ये भी माने कि जिस तरीके के कदम प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ लिए गए हैं उसके तहत ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी में अनुशासन ही सर्वोपरि है। जी बिल्कुल, हम जानते हैं कि कल जब ये बयान सामने आया था और तुरंत ही प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने एक तरह से सफाई मांगी थी प्रज्ञा ठाकुर से और पूछा था कि वास्तव में उन्होंने कहा क्या था। दरअसल प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी तरफ से सफाई में ये कहा कि ये जो बयान है उनका ऊधम सिंह को लेकर दिया गया था, देशभक्त वाला जो बयान है, और दरअसल ये नाथूराम गोडसे को लेकर नहीं था। लेकिन पार्टी सफाई से संतुष्ट नहीं थी। हम जानते हैं आज सुबह बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात का ऐलान किया कि उन्हें रक्षा मामलों की संसदीय समिति से हटाया जाता है और साथ ही साथ जो मौजूदा सत्र में बीजेपी संसदीय दल की बैठक है उसमें आने से मना कर दिया गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई कर बीजेपी ने संकेत पहले ही दे दिए थे। हम जानते हैं कि जब आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि गांधी जी को बीजेपी के आदर्श हैं और उनके जो विचार हैं वो पहले भी प्रासंगिक रहे थे, आगे भी प्रासंगिक रहेंगे और सभी दलों के लिए, सभी के लिए महात्मा गांधी आदर्श हैं। तो एक तरह से बीजेपी ने, सरकार ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। जहां पार्टी ने एक तरफ से कार्रवाई की है प्रज्ञा ठाकुर पर उन्हें संसदीय समिति रक्षा मामलों की उससे हटाने का फैसला किया गया है, साथ ही साथ जो संसदीय दल की बैठक है उसमें आने से मना कर दिया गया है। वहीं इस पूरे जो है विवाद के बाद एक तरह से सफाई आई है और सीधे तौर पर सामने आकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि दरअसल ये जो पूरा मामला जो विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है उस पर स्पष्ट है कि महात्मा गांधी बीजेपी के आदर्श हैं और उनकी जो विचारधारा है वो हमेशा प्रासंगिक रहेगी। हम जानते हैं कि कल जब ये एक तरह से विवाद सामने आया था उसके बाद ही लोकसभा अध्यक्ष ने इस विवादास्पद बयान को संसद की जो रिकॉर्ड है, जो कार्रवाई जो रिकॉर्ड है उससे हटाने का आदेश दिया था। लेकिन उम्मीद ये की जा रही थी कि बीजेपी भी इस पर कार्रवाई करेगी। आज सुबह हम जानते हैं कि बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान हुआ और लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान भी दिया। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और जिस तरीके से पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है उसके चलते ये भी संकेत है बाकी तमाम नेताओं के लिए, सांसदों के लिए कि वो अपने बोल समझकर बोले। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ संसद से जुड़ने के लिए। और फिलहाल आगे बढ़ने से पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहे मिड डे प्राइम। ये क्या, एक हफ्ते की ट्रिप के लिए पूरी अलमारी पैक कर ली? एक नहीं 3 हफ्ते यूरोप में। और पैसे मैनेज हो गए। ठीक है भाई, करो खर्चा। खर्चा तो मैं किश्तों में चुका दूंगी, पर लाइफ थोड़ी किश्तों में जीऊंगी। पिछले 100 सालों से ऐसी हर अच्छी शुरुआत का साथ दे रहे हैं हम। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। और ब्रेक के बाद बात महाराष्ट्र की, जहां शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज शाम मध्य मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित होगा। उद्धव ठाकरे शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। कुछ अन्य नेता भी आज बतौर मंत्री शपथ ले सकते हैं। ठाकरे परिवार से उद्धव पहले मुख्यमंत्री होंगे। राज्य में 288 सदस्यों की विधानसभा में शिवसेना के 56, एनसीपी के 54 और कांग्रेस के 44 विधायक हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को 3 दिसंबर तक विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने को कहा है। शपथ ग्रहण समारोह स्थल के आसपास व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र में आज है नई सरकार का शपथ ग्रहण और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता
अजय विक्रम सिंह सीधे हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। तो अजय, ये माने कि शिवाजी पार्क जो बहुत विशेष स्थान रखता है शिवसेना के लिए, आज एक बार फिर इतिहास का गवाह बनेगा। महाराष्ट्र में इन 3 दलों की पहली सरकार जो आज लेगी शपथ ग्रहण। जी बिल्कुल ममता, कई तरह से इतिहास दर्ज किया जा रहा है। अगर हम देखें तो 3 अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक साथ हो रहे हैं। ठाकरे परिवार पहली बार सक्रिय रूप से कोई पद लेने जा रहा है, संवैधानिक पद लेने जा रहा है, और उसी जगह पे शपथ ग्रहण होना है जहां पर 1966 में बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी। आपके सवाल का जवाब दूं उसके पहले मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा, आप ये जो मेरे पीछे आप मंच देख रही हैं, इसी मंच पर आज शपथ ग्रहण होना है। तकरीबन 6000 स्क्वायर फीट का ये मंच बनाया गया है, काफ़ी बड़ा मंच बनाया गया है। तकरीबन 100 VIP बुलाए गए हैं। बहुत से नेता आने वाले हैं, लेकिन कुछ नेताओं ने अभी अपने आने की रजामंदी नहीं दी है। इसके साथ ही साथ तकरीबन आप देख सकती हैं कुर्सियां, रंग बिरंगी कुर्सियां लगाई गई हैं, अलग अलग रंग की कुर्सियां लगाई गई हैं। जो किसान आएंगे दूर दूर से महाराष्ट्र के, उनके बैठने का इंतजाम किया गया है। तकरीबन 70,000 जो लोग हैं उनके आने की उम्मीद है। यहाँ पर जो शिवसेना के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं। जो आप झंडे देख रहे हैं, बहुत दिनों बाद एक साथ इतने झंडे, कांग्रेस, NCP और शिवसेना के एक साथ झंडे देख रहे हैं। भारत की राजनीति की एक नया रंग देखने को मिल रहा है। बहुत तरह की इसमें चर्चाएं हैं और उन चर्चाओं में जाने के ज़रूरत आज नहीं है, क्योंकि आज शिवसेना के लिए बेहतर दिन है, आज उसी की चर्चा हो रही है। दूसरी बात जो अहम जानकारी मैं देना चाहता हूं कि अभी आज शाम को 4 बजे जो संयुक्त गठबंधन है उसका जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। अभी तक किसी को पता नहीं था कि ये तीनों दल किस साझा कार्यक्रम के तहत शामिल हो रहे हैं। जो अभी मेरी जानकारी है उसमें सिर्फ यही जानकारी मिल रही है कि उसमें किसानों के मुद्दों को खास प्राथमिकता दी जाएगी, बेरोजगारी के मुद्दे को, नौजवानी के मुद्दों को ध्यान दिया जाएगा। लेकिन सेकुलरिज्म जैसे शब्द को शामिल किया जाएगा या नहीं, इस पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि उस शब्द से भी परहेज किया जाएगा। तो आप साफ तौर पर समझ सकती हैं कि किस तरह से सामंजस्य बनाने की कोशिश है। एक अलग अलग सोच के लोग एक साथ बैठे हैं, उम्मीद इस सोच के साथ बैठे हैं कि महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करेंगे, तरक्की के लिए काम करेंगे। लेकिन कई अनसुलझे सवाल हैं जिनका आगे आने वाले वक्त में जवाब भी देना होगा। बिल्कुल, और इसमें से बहुत से सवालों का जवाब अजय विक्रम आपने कहा, जैसे 4 बजे जो साझा घोषणा पत्र है वो सामने रखा जाएगा, तो जाहिर है कि कुछ सवालों के जवाब शायद उस वक्त भी मिल जाए। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ मुंबई से जुड़ने के लिए। तो एक बड़ी खबर यही कि आज शाम 4 बजे न्यूनतम साझा कार्यक्रम जो शिवसेना, NCP और कांग्रेस का है उसको आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने रखा जाएगा। और एक बात जरूर ये स्पष्ट है कि जो हम तस्वीरें देख रहे थे इस वक्त मुंबई से सीधे, कि वहां जितने झंडे लगे थे वो सारे कांग्रेस के लगे हुए थे। हालांकि देखना होगा कि जो 3 दल मिलकर सरकार बना रहे हैं उसमें आज कुछ मंत्री शपथ ले सकते हैं, लेकिन ये विभागों का बंटवारा कैसे होगा, किस तरह की खींचतान सामने आ सकती है, तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में हमें मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि बजट के बाद सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के सार्थक परिणाम भी दिखने लगे हैं। वित्त मंत्री राज्यसभा में देश की अर्थव्यवस्था पर अल्पकालीन चर्चा के दौरान अपना उत्तर दे रही थी। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए GST सुधार, बैंकों की पूंजी में वृद्धि, कई नीति संबंधी फैसले भी लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो भी कदम उठा रहे हैं वो देश हित में ही है। उन्होंने ये भी बोला कि देश में किसी भी तरह की मंदी नहीं है। तो राज्यसभा में ये तमाम बातें हैं जो वित्त मंत्री द्वारा सामने रखी गई। But it's not a recession yet, or it won't be a recession ever. And therefore, yes ma'am, I did say that. So, consciously all of us have to rise above, because economy also has a very big foundation in sentiments. This house should have confidence, and this house shall have the confidence when I give all the data before you, so that we together, as responsible members representing this Council of States, understand that the economy has got to be given a lot more support, as we are trying to do, and that is done with an intention of keeping the growth up.
तो क्या बड़ी बातें वित्त मंत्री ने सामने रखी हैं, आइए आपको बता देते हैं। क्योंकि एक बड़ी बात जो उनकी तरफ से आई है वो ये भी कि अर्थव्यवस्था में मंदी नहीं है, हालांकि सुस्ती जरूर है। उन्होंने ये भी बातें तमाम आंकड़ों के जरिए कही है कि विकास दर कम है, लेकिन 2009 से 14 तक हम देखें तो 6.4 की वृद्धि दर थी, लेकिन उसके बाद ये 7 यानी 7.5% 2014 से 19 तक रही है, जो ये दिखाती है कि विकास दर हमारी तेज तरीके से आगे बढ़ रही है। यही नहीं बल्कि नकदी की समस्या को लेकर भी उन्होंने बात स्पष्ट की है कि बैंकों के जरिए 2.5 लाख करोड़ के कर्ज बांटे गए हैं और ये दिखाता है कि नकदी यानी तरलता अर्थव्यवस्था में मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई पर जो नियंत्रण है वो भी स्पष्ट नजर आता है कि 2009 से 14 तक 11.2 थी अगर मुद्रास्फीति, खाद्य मुद्रास्फीति, 14 से 19 तक ये 3.5% तक आ गई, जो दिखाता है कि खाद्य मुद्रास्फीति कम हुई है। लेकिन वहीं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बढ़ोतरी की बात करें तो 5 साल 9 से 14 तक के ये आंकड़े ये दिखाते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी बढ़ोतरी हुई है। 189 से लगभग 284 अरब डॉलर तक पिछले 5 सालों तक ये पहुंच गई है। तो ये आंकड़े स्पष्ट तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था दरअसल काम कर रही है। विदेशी मुद्रा भंडार भी हमारे बड़े हैं। 14 तक अगर ये 304 बिलियन डॉलर्स थे तो हमने देखा कि पिछले 5 सालों में बढ़कर 412 या यूं कहें 413 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं। तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी बड़ा है और ये तमाम आंकड़े दिखाते हैं कि अर्थव्यवस्था किस मजबूती के साथ हमारे फंडामेंटल्स कितने मजबूत हैं। विदेशी कर्ज की बात करें तो अगर 9 से 14 तक 5 सालों के अंदर ये हमारी जीडीपी का 23.9% था, तो 14 से 19 यानी इन 5 सालों में ये मात्र 19.7% ही हमारे जीडीपी का रह गया, जो दिखाता है कि ये कर्ज भी हमारा कम हुआ है। जीडीपी के साथ इसकी तुलना की जाती है। सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं जिनको उन्होंने सामने रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि लगभग कुल मिलाकर 32 कदम ऐसे हैं जो अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए हैं। ये तमाम 32 कदम ऐसे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों के सुधार के लिए उठाए गए। विश्व में उन्होंने ये बात स्पष्ट की कि मंदी चल रही है विश्व में, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के तमाम देशों की तुलना में अगर देखें तो मजबूत स्थिति में है, बेहतर स्थिति में है। और इस वजह से ये जो मंदी की बात लगातार विपक्ष कर रहा है, ये मंदी नहीं है बल्कि एक तरीके की सुस्ती है। लेकिन जो सरकार कदम उठा रही है उन कदमों का परिणाम भी दिखने लगा है और ये परिणाम जो हैं ये आने वाले वक्त में और ज्यादा मजबूती से सामने आएंगे। वित्त मंत्री ने जो तमाम बातें संसद में रखी उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार, आर्थिक मामलों के विश्लेषक शिशिर सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। शिशिर जी, एक बड़ी बात जो आपने कल देखी कि वित्त मंत्री ने ये तमाम बातें सामने रखी हैं, इससे क्या बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आती है अर्थव्यवस्था को लेकर? देखिए, तकनीकी तौर पर वो बिल्कुल सही है कि इस समय में सुस्ती का माहौल है, मंदी का नहीं है। आपको सुस्ती और मंदी के बीच का मतलब समझना चाहिए। सुस्ती का मतलब ये होता है कि जब आपके विकास दर की रफ्तार धीमी हो जाती है और मंदी का मतलब ये होता है कि जब आपके सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कमी आ जाती है। अभी वो स्थिति नहीं है, लेकिन हमें इस बात से, इस आशंका से इनकार नहीं हम कर सकते हैं कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि सुस्ती जो है वो मंदी में तब्दील हो गई है। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि क्या हम मंदी के दौर में पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। अब दूसरी बात देखिए, कल एक नया आंकड़ा आने वाला है जो कि दूसरी तिमाही के आपके जीडीपी के विकास दर के आंकड़े होंगे। ये आंकड़े ये बता रहे हैं, अभी तक जो संकेत मिल रहा है कि ये 5% से भी कम होंगे। यहाँ पर अगर आप दुनिया के दूसरे देशों से तुलना करेंगे तो वो स्थिति काफी बेहतर नजर आएगी। जहां पर 2% या कहीं पे 1% या कहीं पे मंदी का दौर है, हम यदि वहां पे 4% से ऊपर की ओर दर से विकास कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छे संकेत देता है। लेकिन हमारी जितनी जरूरत है, क्या उसके लिए विकास दर काफी है? शायद इसका जवाब नहीं में है। फिर भी एक बात तो तय है कि इस समय स्थिति बिल्कुल एक, हम जिसे कह सकते हैं कि थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है, क्योंकि विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई है। लेकिन ऐसे में एक सवाल जो ये उठाया जा रहा है कि विकास की रफ्तार धीमी हो गई है। पहली तिमाही में भी नतीजे जो आए वो उसको लेकर अब दूसरी तिमाही में और कम, जैसा आपने खुद कहा कि कम हो सकती है। लेकिन सरकार जो कदम उठा रही है, कई मोर्चे पर उनके परिणाम दिखने लगे हैं। क्या हम ये माने कि ये जो सुस्ती का माहौल है ये आने वाले वक्त में मंदी में ना तब्दील होकर बेहतर परिणाम सरकार के कदमों के आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। और एक बात और भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आर्थिक सुधार के जो भी कदम उठाए जाते हैं वो रातों रात नतीजे नहीं देते हैं कि आज आपने कदम उठाए और कल बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी। इसमें थोड़ा वक्त लगता है। जैसे आप देखिए कि 20 सितंबर को जो कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की गई, जो 22% मौजूदा कंपनियों के लिए और 15% नई कंपनियों के लिए, सवाल ये उठने लगे कि कितनी नई कंपनियां हमारे पास आए हैं। देखिए, कोई भी कंपनी रातों रात योजना नहीं बनाती या रातों रात अपनी योजना नहीं बदल देती। आप
इसका असर अगले 3 महीने या 6 महीने में देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा हमें समय देना चाहिए इन प्रयासों का असर दिखने के लिए। कुछ असर दिखने शुरू भी हुए हैं, लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी होगा ये कहना कि ये कदम जो है वो पर्याप्त नहीं है या इन कदमों के नतीजे देखने को नहीं मिल रहे हैं। आप अगले 3 महीने यानी कि मार्च या आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा जून तक देखेंगी तो आपको बहुत सारे नए निवेश के देखेंगे, जो जिसको कहते हैं योजनाएं जो सामने आएंगी, जो मौजूदा कंपनियां हैं वो अपना विस्तार करेगी क्योंकि उनका मुनाफा बढ़ा है। अब वो पैसा उनके पास है, वो पैसा वो यहाँ पर लगाने के लिए स्थिति में आएंगी। अभी उनके पास पैसे नहीं थे, बैंक ब्याज दर कम कर रहे हैं, उसका फायदा इन उद्योग को, इन कंपनियों को मिल सकता है कि वो नए सिरे से निवेश करें। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें वक्त देना चाहिए। आप देखेंगे कि अगले 3 से 6 महीने में स्थिति काफी अलग दिखेगी। शिशिर जी, एक बड़ा स्तंभ हमारी अर्थव्यवस्था का है बैंकिंग सेक्टर। जिस तरीके से ये बात सामने आई है कि कर्ज लगातार दिए जा रहे हैं और लोन मेले आयोजित किए गए जिनके जरिए आम लोग कर्ज ले पा रहे हैं, कहां तक आपको लगता है कि ये भी एक ऐसी तस्वीर का पहलू है जिसकी वजह से आने वाले वक्त में शायद तस्वीर और बेहतर हो सकती है, क्योंकि तरलता की जो समस्या है उस पर काबू पाया जा रहा है? देखिए, अर्थव्यवस्था 2 पहिए पे चलती है, एक जिसको हम लोग कहते हैं कंजम्पशन डिमांड और दूसरा इन्वेस्टमेंट डिमांड। कंजम्पशन डिमांड तभी बढ़ता है जब आपके पास लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा होते हैं। आपको पता होगा कि ज़्यादातर जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, चाहे वो गाड़ी मोटर हो, चाहे टीवी फ्रिज हो, इन सब में बड़े पैमाने पर जो है वो आपको फाइनेंस के जरिए वो खरीदा जाता है। जो 2 पिछले लोन मेला की बात की गई जिसमें लगभग 81,000 करोड़ रुपये पहले लोन मेला में और दूसरे लोन मेला में 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा जो दिए गए, ये अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में दिए गए हैं तो इसका असर ये होगा कि जैसे आपने अक्टूबर के महीने में देखा कि गाड़ियों की बिक्री में थोड़ी बेहतरी हमें देखने को मिली। नवंबर के अभी आंकड़े आए नहीं हैं, लेकिन जो शुरुआती संकेत है कि उसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये स्थिति अगर बनी रहती है तो कंजम्पशन बढ़ेगा। जब कंजम्पशन बढ़ता है तो इसका मतलब है कि सामान की मांग ज़्यादा होगी, तो कंपनियां उत्पादन बढ़ाएंगी। वहां पर आता है इन्वेस्टमेंट डिमांड। यदि डिमांड इधर कंजम्पशन की बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, यानी कि निवेश बढ़ेगा। तब आपका इकोनॉमी जो है, जिसको हम कहते हैं कि एक तेज रफ्तार की स्थिति में, या आप जिस अभी सुस्ती के दौर से कह रहे हैं, उससे उबर पाएगी। ये हम उम्मीद कर रहे हैं अगले 3 से 6 महीने में। अभी अचानक हम कहें कि रातों रात चीजें बदल जाएंगी, शायद जल्दबाजी है जी। तो ऐसे में थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन एक उम्मीद जरूर बरकरार है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है और ऐसे में अगर तरलता से मांग बढ़ती है तो फिर हमारे आने वाले दिनों में, कुछ महीनों में, जैसा आप कह रहे हैं, तस्वीर और बेहतर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर जी हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें मिड डे प्राइम। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, मैं एनएसओ से सर्वे के लिए आया हूँ। आइए। मधु, क्या तुम्हें एनएसओ के बारे में पता है? हाँ बिल्कुल, एनएसओ का काम घर घर जाकर स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू खर्चे, कृषि, रोजगार, बेरोजगारी जैसे सामाजिक आर्थिक विषयों पर सर्वे करना है। हाँ, और मैं बताना चाहूँगा कि सर्वे को लेकर आपकी पहचान गोपनीय रखी जाती है। एनएसओ सर्वे भारत सरकार की विकास और कल्याण की नीतियाँ और योजनाएं बनाने में प्रयोग होते हैं। गुड, और इसलिए हम आपके हर सवाल का जवाब बिना किसी झिझक के सही देंगे। करें विकास में भागीदारी, एनएसओ को दें सही जानकारी। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, भारत सरकार। और ब्रेक के बाद खबर झारखंड से, जहां विधानसभा चुनाव के पहले दौर के मतदान के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज दोपहर 3 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। पहले दौर में राज्य की 13 सीटों पर 30 नवंबर को मतदान होना है और इस चरण में जिन प्रमुख प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है, उनमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और लोहरदगा से पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर उरांव, भाजपा प्रत्याशी सुखदेव भगत, आजसू पार्टी की नीरू शांति भगत शामिल हैं। तो पहला चरण जो 30 नवंबर को मतदान होना है जिसके लिए, और आज चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं तमाम दल, और इस बार ज्यादातर दल अकेले ही चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का जरूर जेएमएम और आरजेडी के साथ गठबंधन है, लेकिन इस बार क्या मुद्दे रहेंगे और किस तरीके से चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है, ये सब बातें करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे हमारे
रिपोर्टर से भी, लेकिन इस वक्त ये बात स्पष्ट है कि लगातार चुनाव प्रचार के जरिए जन जन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं हमारे तमाम जो नेता हैं। और इस वक्त झारखंड से हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये जानना चाहेंगे आपसे सबसे पहले कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो किस तरह अपने पूरी ताकत झोंक रहे हैं प्रचार में इस बार नेता? बिल्कुल ममता, देखिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम चुनाव प्रचार जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस बार जो है पहले चरण को, जिसमें 13 सीट के लिए मतदान होगा 30 नवंबर को, उसके लिए कई स्टार प्रचारकों ने यहाँ पर जो है पूरा दमखम दिखाया है। इन 13 सीटों के लिए पलामू में 5 विधानसभा सीट है, गढ़वा में 2 विधानसभा सीट है, गुमला में 2 विधानसभा सीट है, 1 विधानसभा सीट जो है वो लोहरदगा में है, 1 विधानसभा सीट चतरा में, और इसी तरीके से जो है लातेहार में भी 2 विधानसभा सीट है। कुल 13 विधानसभा सीटों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां पर रैली की। उसके अलावा जो है अमित शाह जो है उनकी आज तीसरी और चौथी रैली है यहां पर। इस कांग्रेस की ओर से भी जो है, जो आरपीएन सिंह जो यहां के प्रभारी है वो यहां पर रैली कर रहे हैं। इसके अलावा हेमंत सोरेन जेएमएम की ओर से, उनकी ओर से लगातार प्रचार प्रसार जो है इन 13 सीटों पर जारी है। बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा की ओर से जो है, जो उसके अध्यक्ष भी है और पार्टी के सुप्रीमो है, वो लगातार इन क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। गठबंधन की बात करें, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी, तेजस्वी यादव है आरजेडी के, वो आज यहां पर है, वो भी प्रचार कर रहे हैं इन सीटों के लिए। तो जो चुनावी तपीस है वो काफी जोर शोर से यहां पे जारी है, क्योंकि अब जो है आज शाम के बाद जो है वो प्रचार प्रसार थम जाएगा। उसके बाद जो नेता है वो डोर टू डोर ही कैंपेन कर सकेंगे। तो ऐसे में पूरा जो माहौल है वो यहां पर काफी गर्म है ममता। जी अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हम सीधे रुक कर रहे हैं, हमारे संवाददाता दिवाकर भी हमारे साथ झारखंड से ही जुड़ रहे हैं। दिवाकर, ये बताइए, हम जानते हैं कि झारखंड में 5 चरणों में चुनाव किया जा रहा है, जिसका एक बड़ा कारण है सुरक्षा, कि नक्सलवाद प्रभावित काफी बड़ा इलाका है यहाँ। ऐसे में अगर हम प्रथम चरण की बात करते हैं तो क्या हमने घोषणा पत्र जिस तरीके से देखे, तो क्या हम ये माने कि इस क्षेत्र के जो पिछड़े लोग हैं, जो कमजोर जातियां हैं, कि उनके हितों को भी सामने रख पाई हैं पार्टियां? देखिए, हर पार्टी की ओर से जो एक सबसे बड़ा चीज है कि वो आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति, इनका उन्होंने मैनिफेस्टो में जगह दिया है। हर किसी ने आरक्षण का वादा किया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आदिवासी बहुल, क्योंकि झारखंड जो राज्य है इसकी परिकल्पना आदिवासियों को लेकर की गई थी, तो उस लिहाज से उन्हें एक तवज्जो देने का प्रयास हर किसी ने अपने मैनिफेस्टो में किया है। हर किसी ने आरक्षण का भी वादा किया है। लेकिन अगर हम बात करें कि झारखंड एक युवा राज्य बन गया है, 19 साल झारखंड को बने हो गए हैं, वैसे में क्या कुछ तस्वीर और तकदीर झारखंड की बदली है? तो झारखंड को जो ये इलाका है, जिसको हम कह रहे हैं कि 13 जिन जगहों पर 13 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण में जहां वोटिंग होनी है, वो जो इलाके हैं वो पूरी तरह से नक्सल प्रभावित इलाके माने जाते हैं और आधा से ज्यादा जो इलाके हैं वो एक तरीके से आदिवासी बहुल इलाके हैं। गुमला का इलाका हो, लोहरदगा का इलाका हो, गढ़वा का इलाका हो, तो ये सब जो इलाके हैं वो माने जाते हैं कि आदिवासी बहुल इलाके हैं। ऐसे में विकास की किरण अभी भी लोगों को लगता है कि जितनी पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची है। तो चुनाव में एक बड़ा मुद्दा यह भी है कि किस तरह से पिछले 14 सालों में और फिर इधर 5 सालों में किस तरह से विकास हुआ है झारखंड में, इसको लेकर सभी पार्टियां मैदान में हैं और अपनी अपनी तरीके से ये चीजों को रख रही हैं। और साथ ही साथ जो चुनावी वादे किए हैं उसमें जो स्थानीय चीजों की बात है उसकी झलक जरूर देखने को ममता मिल रही है। जी, तो यानी दिवाकर ये माने कि 14 बनाम 5 साल, इस तुलना को लेकर भी आगे जनता आ सकती है वोट करने। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर और अभिषेक झारखंड से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वृंदावन में मथुरा मार्ग स्थित रामकृष्ण मिशन चैरिटेबल अस्पताल में नवनिर्मित शारदा ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि 112 साल पहले 4 बिस्तरों से शुरू हुए अस्पताल में आज अनेक नई सुविधाएं रोगियों की सेवा में कार्य करने में लगी हुई हैं। मेरे लिए ये सम्मान का विषय है कि मैं आज उस सेवा आश्रम के विस्तार का साक्षी बन रहा हूं, जहां कभी महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर एस राधाकृष्णन जैसे महानुभाव पधारे थे। ऐसी ही विभूतियों के सानिध्य में जो ये अस्पताल आज हम देख रहे हैं, 4 बिस्तरों वाला अस्पताल शुरू हुआ था 112 साल पहले, लेकिन आज इसका स्वरूप पूर्ण विकसित आधुनिक अस्पताल का हो गया है। मुझे बताया गया है कि इस अस्पताल में पिछले 1 वर्ष के दौरान लगभग 5,50,000 रोगियों ने स्वास्थ्य लाभ किया है।
इस अस्पताल में अनेक नई सुविधाएं रोगियों की सेवा में कार्य करने लगी हैं, जिनमें प्रमुख हैं कैंसर वार्ड और कैंसर ऑपरेशन थिएटर, महिला सर्जिकल वार्ड और नवजात सघन चिकित्सा इकाई। मुझे विश्वास है कि इन सेवाओं के माध्यम से रोगियों की बेहतर देखभाल हो सकती है। और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामकृष्ण मिशन चैरिटेबल अस्पताल ब्रिज क्षेत्र के कैंसर रोगियों के उपचार में अहम भूमिका निभाएगा। रामकृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल इस 300 बेड के एक बेहतरीन हॉस्पिटल के मां शारदा ब्लॉक का लोकार्पण आदरणीय राष्ट्रपति जी के द्वारा यहां पर संपन्न किया है। मुझे विश्वास है कि हॉस्पिटल इस पूरे क्षेत्र में बेहतरीन कैंसर की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए, उसके उपचार के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा आयोजित कार्यक्रम लैंडस्लाइड्स रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलिएशन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन विभिन्न हितधारकों के बीच नेटवर्किंग, सहयोग और समन्वय के माध्यम से भूस्खलन जोखिम में कमी और लचीलेपन की दिशा में एक रोड मैप विकसित करेगा। भारत में विकास योजना के लिए कार्यप्रणाली और भूस्खलन मानचित्रों के उपयुक्त पैमाने की आवश्यकता है। Disaster does not just happen somewhere else to someone else. It is clear that disasters may happen to anyone, anytime, anywhere. Therefore, we must be alert with the proper technology and preparedness in 24/7. We must develop proper technology to anticipate disasters like landslides and develop infrastructure to quickly respond to it and minimize the damage. उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में पी चिदम्बरम की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। ईडी ने पी चिदम्बरम की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस तरह आर्थिक अपराध पूर्व नियोजित होते हैं और इनमें पैसे के लेन देन को पकड़ना आसान नहीं होता। ईडी ने अदालत को बताया कि आरोपी से जुड़ी संपत्तियां कई देशों में हैं। 16 शेल कंपनियों का मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किया गया है। 2 लोगों ने आरोपियों के एजेंट के तौर पर आईएनएक्स से बातचीत की थी और पैसा लिया था। और बात इफी की करें तो इफी 2019 का आगाज इतना शानदार हुआ था, समापन भी उतना ही यादगार होगा। फेस्टिवल के समापन समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक आज नजर आएगी, तो वहीं साथ ही इस मौके पर कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित इलियाराजा को लीजेंड्स ऑफ इंडिया श्रेणी में सम्मानित भी किया जाएगा। लेस्ली लुइस और कॉलोनियल कजिन्स परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ 50वें संस्करण में किसको मिलेगा गोल्डन पीकॉक अवार्ड, इस पर भी सभी की निगाहें होंगी। देश और दुनिया भर से 14 बेहतरीन फिल्में इस अवार्ड के लिए रेस में हैं, जिनमें 2 भारतीय फिल्में भी शामिल हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत कॉन्सेप्ट जो था माननीय मंत्री जी का था कि क्लोजिंग सेरेमनी भी मोस्ट अनफिल्मी हो, तो उसमें हरिहरन जी रहेंगे कॉलोनियल कजन्स के साथ और विभिन्न प्रांतों के 7-8 डांसेस रहेंगे। तो करीब 1.25 घंटा 15-20 मिनट का फंक्शन शो रहेगा केवल म्यूज़िक और डांस का, और बाकी तो अवार्ड्स रहेंगे सारे। तो मुझे उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा क्योंकि ये अब थोड़ा अलग से है। और इस वक्त सीधे पणजी से जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता जया सिन्हा। जया, उद्घाटन समारोह वाकई बहुत शानदार था, कैसे रंग नजर आ सकते हैं आज के समापन समारोह में? बिल्कुल ममता, जितना यादगार इसका उद्घाटन समारोह था उतना ही शानदार इसका
समापन समारोह होने वाला है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ये 50वां संस्करण है भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का, और बहुत मेहनत की गई कि ये जो महोत्सव है वो बहुत लंबे समय तक लोगों के स्मृति पटल पर इस तरह से अपनी अमिट छाप छोड़ जाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक हमें इस पूरे महोत्सव में नजर आई, जहां पर भारत की बेहतरीन सिनेमा, भारत की बेहतरीन फिल्मों को जगह दी गई इफ़ी में। और खासकर जो क्षेत्रीय सिनेमा है, सिर्फ मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा नहीं, बॉलीवुड सिनेमा नहीं, ब्लॉकबस्टर हमने मूवीज देखी यहाँ पर। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जो इस बार ऑस्कर की हमारी प्रविष्टि है भारत की ओर से, गली बॉय जैसी फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। तो वहीं क्षेत्रीय सिनेमा, खासकर पूर्वोत्तर भारत, केरला, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, नूरे जो फिल्म जिसका इंडियन पैनोरमा के नॉन फीचर फिल्म सेक्शन से ओपनिंग हुई थी, वो कश्मीर की एक छोटी सी फिल्म थी नूरे। तो हम कह सकते हैं कि पैन इंडिया, हमारे पूरे देश के कोने कोने से आई ऐसी कहानी जो कही जानी चाहिए, जो लोगों को सुननी चाहिए। ऐसी बेहद खूबसूरत कहानियां हमें इफ़ी के मंच पर दिखी, और आज क्लोजिंग सेरेमनी में भी इसी तरह की हमें नजर आएंगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक रंगारंग कार्यक्रम होगा। हरिहरन जो कि विश्वविख्यात गायक हैं, वो पहुंचेंगे इफ़ी के मंच पर और अपने सुरों से इस पूरे महोत्सव को सजाएंगे। साथ ही साथ एक से बढ़कर एक कलाकार पहुंच रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, जो यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम पेश करेंगे। और विश्वविख्यात संगीत मैस्ट्रो इलियाराजा, कितने अनगिनत राष्ट्रीय पुरस्कारों से वो सुसज्जित हैं, उन्हें लेजेंड्स ऑफ इंडिया के तहत यहाँ सम्मानित किया जाएगा। कल उनकी मास्टर क्लास थी जो पैक्ड हाउस के साथ थी। साथ ही साथ इस बार जो इंटरनेशनल कंपटीशन सेक्शन है, उसमें दुनिया भर से 14 बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। और 50वां संस्करण है, इसलिए जो इफ़ी का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, वो किसको मिलने वाला है, इस पर सभी की निगाहें होंगी। 2 भारतीय फिल्में, जलीकट इस बार इसकी देड़ में है। साथ ही साथ माई घाट जो आनंद महादेवन की फिल्म है, माई घाट, वो भी इस बार इस कंपटीशन सेक्शन की दौड़ में है। दोनों बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। और खासकर इस बार हमने देखा कि इफ़ी में जो तमाम फिल्में आई हैं वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थी। जी हाँ, सिनेमा हमारे समाज की वास्तविकता को दिखाता है, लेकिन सिर्फ स्वस्थ मनोरंजन नहीं, बल्कि वो फिल्में थी जो एक सशक्त संदेश देती हैं, और ये हमारी दोनों भारतीय फिल्में हैं, यही संदेश देती हैं। माई घाट और शायद यही एक मजबूत पक्ष है इफ़ी का कि यहाँ पर हर तरह की फिल्में विश्व भर से यहाँ पर आती हैं, और न केवल सिने लवर्स बल्कि जो सिने जगत में आना भी चाहते हैं, उनके लिए भी कई तरीके की मास्टर क्लासेस, अलग अलग रंग प्रस्तुत करते हैं इस इफ़ी में। बहुत बहुत शुक्रिया जिया पणजी से हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति पद पर चुनाव के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है, और उनके साथ विदेश मंत्री रविनाथ आर्य सिंघा सहित अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी आ रहा है। राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत आने के लिए विशेष निमंत्रण भेजा था। वो पीएम मोदी के साथ कल द्विपक्षीय बैठक करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए आइए बात करते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक से। अभिषेक, जब श्रीलंका में नई सरकार बनी उसके बाद से हमने लगातार देखा कि किस तरीके से सकारात्मक बयान श्रीलंका की ओर से आ रहे हैं। उसके मद्देनजर अगर हम भारत और श्रीलंका के परिप्रेक्ष्य में जाना चाहें तो क्या कुछ अहम उम्मीदें हम लगा सकते हैं, संभावनाएं हम देख सकते हैं गोतबाया के इस भारत दौरे से? देखिए, गोतबाया राजपक्षे हैं जिन्होंने अपने राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के बाद जो पहला विदेशी दौरा है वो भारत को चुना है, और ये विशेष रूप से प्रधानमंत्री की पहल के बाद हुआ है, जब उन्होंने जो कंग्रेचुलेटरी मैसेज किया था गोतबाया राजपक्षे को, उसमें उन्होंने उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित किया था। जिसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर एक दिन के लिए श्रीलंका गए थे, और उन्होंने खुद व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री का जो आग्रह है वो आग्रह पत्र उन्हें सौंपा था भारत यात्रा के लिए। तो पूरा प्रयास यही है कि भारत और श्रीलंका के जो संबंध है द्विपक्षीय, वो काफी ज्यादा आने वाले समय के लिए महत्वपूर्ण है। खासतौर पर भारत और श्रीलंका के जो सामुद्रिक संबंध हैं, और जो इस पूरे ज्योग्राफी की बात करें तो जियो स्ट्रेटेजिक संबंध है, उनको लेकर श्रीलंका भारत का एक अहम सहयोगी हो सकता है। और भारत चाहता है कि श्रीलंका और भारत के बीच वो विश्वास का माहौल रहे, जिससे कि दोनों देश जियो स्ट्रेटेजी के साथ साथ जो म्यूचुअल ट्रेड टाइज हैं, चाहे इकोनॉमिक जो रिलेशंस हैं, उनको लेकर भी दोनों देश अच्छे से आगे आने वाले सालों में काम कर पाएं।
अभिषेक, श्रीलंका न केवल हमारा एक अहम पड़ोसी देश है, बल्कि अन्य देशों की तुलना में अगर हम बात करें तो जिस तरीके के ऐतिहासिक संबंध हमारे श्रीलंका के साथ हैं और जिस तरीके की महिंदा राजपक्षे से हटकर जिस तरीके की संतुलित रिश्ते बनाने और आगे बढ़ने वाली सोच गोतबाया ने सामने रखी है, वो भारत के लिए भी कितनी अहम है? देखिए, जब गोतबाया उनकी सरकार आई तो उसके बाद एक चिंता स्वाभाविक तौर पे कई हलकों में बात की गई थी कि क्या भारत के और श्रीलंका के संबंधों में इसका कितना असर पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय पक्ष ने भी पहल की है और वहां की सरकार ने भी उसका सही तरीके में जवाब दिया और वो दोनों देशों के राष्ट्र जो कहे तो प्रधान हैं वो इस बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। इससे ये बात तो साफ है कि आने वाले समय के लिए दोनों देश एक दूसरे के महत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। जी। एक और बात है कि श्रीलंका में पिछले दिनों हमने देखा कि जो आतंकवाद है वो वापस से पनपा है और ये करीब करीब एलटीटी के खत्म होने के बाद करीब पहली दफा ऐसा था जब श्रीलंका में ऐसी कोई संभावना देखी गई। श्रीलंका की पूरी इकोनॉमी पे इसका बहुत गहरा और बड़ा असर पड़ा है, जहां पर सारे टूरिज्म है, जो टूरिज्म सेक्टर है वो बिल्कुल कहे तो धराशायी सा हो गया है। तो ऐसे माहौल में श्रीलंका को एक सक्षम और बहुत ही मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी, जिसकी वजह से शायद लोगों ने, वहां के जो लोगों ने राजपक्षे परिवार को एक बार फिर से सरकार की कमान सौंपी है, जिन्होंने लिट्टे का भी सफाई करने में जिनका अहम रोल रहा था। और अभिषेक, जैसे हम जानते हैं कि एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी साथ आ रहा है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि कई नए आयाम जुड़ सकते हैं दोनों देशों के रिश्तों में। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब कुछ खबरें विश्व जगत के पटल से इस वक्त जो सुर्खियां बटोर रही हैं। हांगकांग में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने वाले अमेरिकी कानून के जवाब में चीन ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजदूत टेरी ब्रेनस्टेड को तलब कर अपना विरोध दर्ज कराया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग में लोकतंत्र की मांग के लिए चल रहे प्रदर्शनों का समर्थन करने संबंधी 2 कानूनों पर हस्ताक्षर किए हैं। बीजिंग समर्थित सरकार ने कहा है कि कानून ने प्रदर्शनकारियों को गलत संकेत दिया है और शहर के आंतरिक मामलों के साथ स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप किया है। इराक में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के अचानक उग्र हो जाने के बाद इराकी प्रदर्शनकारियों ने नजफ शहर में स्थित ईरान के वाणिज्य दूतावास को आग के हवाले कर दिया। हालांकि दूतावास के सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रदर्शनकारी इराक से बाहर जाओ ईरान के नारे लगा रहे थे। हमले के बाद क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया। पिछले 2 महीने से प्रदर्शनकारी देश में फैले भ्रष्टाचार, अव्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और बेहतर जन सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि ईरान देश के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है और सरकार को समर्थन दे रहा है। विरोध प्रदर्शनों में अब तक 350 लोगों की मौत हो चुकी है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें मिड डे प्राइम। ये क्या? 1 हफ्ते की ट्रिप के लिए पूरी अलमारी पैक कर ली? 1 हफ्ता नहीं मॉम, 3 हफ्ते। सैंटोरिनी, एम्स्टर्डम, बार्सिलोना सब घूमना है। और पैसे? मैनेज हो गए। ठीक है भाई, तुम्हारे पैसे, तुम्हारी छुट्टियां, जैसे चाहे खर्च कर लो। मॉम, खर्चा तो मैं किश्तों में चुका दूंगी, पर लाइफ थोड़ी किश्तों में जीऊंगी। पिछले 100 सालों से ऐसी हर अच्छी शुरुआत का साथ दे रहे हैं हम और हमारी न्यू एज बैंकिंग सर्विसेज, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और ब्रेक के बाद आइए देख लेते हैं खेल जगत की खबरें गौरव के साथ। तो गौरव, बोल सकते हैं कि भारतीय हॉकी के लिए एक अच्छा क्षण है, जबकि 2023 का विश्व कप भी हम ही आयोजित करेंगे। बिल्कुल ममता जी, और खेल की खबरों की शुरुआत करते हैं इसी खबर के साथ। साल 2023 में होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट का आयोजन ओडिशा में किया जाएगा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के सभी मैच ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और राउरकेला में खेले जाएंगे। पुरुष हॉकी विश्व कप 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी 2023 तक खेला जाएगा।
इससे पहले 8 नवंबर को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने भारत को साल 2023 में होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी सौंपी थी। इस समारोह में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा के अलावा कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। बात कर लेते हैं फुटबॉल की, जहां चैंपियंस लीग फुटबॉल में गत विजेता लिवरपूल को नॉकआउट दौर में जगह बनाने के लिए अपने अंतिम ग्रुप मैच का इंतजार करना होगा। बुधवार को खेले गए ग्रुप ई के एक मुकाबले में लिवरपूल को इटालियन क्लब नेपोली के साथ 1-1 से ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। इस मैच के ड्रॉ हो जाने के बाद लिवरपूल ग्रुप में 10 अंक के साथ शीर्ष पर है, जबकि नेपोली 9 अंक के साथ दूसरे पायदान पर है। बात करें बार्सिलोना की, तो स्पेनिश क्लब बार्सिलोना ने चैंपियंस लीग के नॉकआउट दौर में स्थान बना लिया है। बुधवार रात खेले गए मुकाबले में बार्सिलोना ने जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमंड को 3-1 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ ही बार्सिलोना ने अगले दौर के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। मैच का पहला गोल बार्सिलोना की तरफ से 29वें मिनट में लुइस सुआरेज ने किया, जबकि इसके बाद लायनल मेसी और ग्रिजमैन ने गोल किए। डॉर्टमंड की तरफ से एकमात्र गोल सांचो ने 77वें मिनट में किया। तो ये थी खेल की तमाम खबरें। बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं ममता के पास। शुक्रिया गौरव खेल प्राइम के लिए। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। देश भर में मौसम ने अचानक करवट ली है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। उत्तर और दक्षिण के कुछ राज्यों में बारिश भी हुई है। मैदानी राज्यों में तापमान 5 डिग्री तक गिर गया है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब के साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं में भी लगातार दूसरे दिन बर्फबारी हुई। और वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां भी कल से ही मौसम करवट ले चुका है। आज सुबह दिल्ली एनसीआर में कई जगह गरज के साथ बारिश हुई। इससे दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि कल भी हम जानते हैं कि प्रदूषण का स्तर कम रहा था और आज बारिश के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि ये स्तर और बेहतर श्रेणी में आ जाएगा। और इस वक्त दिल्ली के इंडिया गेट से मौसम का क्या हाल है, इसे लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता धीरज, और कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारे संवाददाता रमा त्यागी। और रमा, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि पहाड़ों पे जो बर्फबारी हो रही है उसी का असर है कि हमें दिल्ली में भी अब ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में मौसम किस तरीके का है और लोगों का किस तरीके से प्रशासन ख्याल कर रहा है, क्योंकि बर्फबारी और ठंड से लोगों को भी काफ़ी मुश्किल होती है। बिल्कुल ममता, जो मौसम है वो खुशनुमा हो गया है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बर्फ़ की चादर जब दिखाई देती है चारों तरफ बिखरी हुई तो खूबसूरती जो है यहाँ की बढ़ जाती है। हालांकि ठंड भी बढ़ जाती है उससे और लोगों की दिक्कतें बढ़ने की संभावना रहती है। तो प्रशासन की अगर आपने बात की है तो प्रशासन ने पहले से ही इसके प्रेडिक्शन के साथ ही पूरी मीटिंग्स लेनी शुरू कर दी थी सब विभागों की, जिससे कि जो पावर सप्लाई है या जो पानी की सप्लाई है वो किसी तरह से बाधित ना हो। इसके अलावा जो स्नो कटिंग होती है रोड्स की, उसमें वो जो है वो प्रॉपर होती रहे, जिससे कि बर्फ जब यहाँ पर होती है तो कई बार जो होता है अक्सर ज़्यादा बर्फ होने पर सड़कें बंद हो जाती हैं या लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। तो वो पूरे इंतजाम किए गए थे। जिस तरह से पहले 7 नवंबर को यहाँ पर बर्फबारी हुई थी तो कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो आज जो है वो मौसम खुला हुआ है। रात भर बारिश और बर्फबारी हुई है लेकिन अब मौसम खुला हुआ है और जो मेट डिपार्टमेंट है उसका ये कहना है कि आगे अगले 10 तारीख तक जो है वो मौसम खुलने की संभावना है। और लेकिन बर्फबारी को देखने के लिए टूरिस्ट भी यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं जिन्होंने मौसम की बर्फबारी का आनंद लिया। ज़ैनब है हमारे साथ, इनसे जानते हैं। बेटा, जब यहाँ पर बर्फबारी हुई तो आपने कैसे एंजॉय किया? बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से एंजॉय किया। कैसा लगता है जब आपको यहाँ पर बर्फबारी होती है? अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। टूरिस्ट भी यस, और उनको आना चाहिए। यस। तो ममता, आप देख सकते हैं कि जो है खूबसूरती यहाँ पर बढ़ गई है। प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो यानी ये मान सकते हैं कि इस बर्फबारी से पर्यटक भी यहाँ पर अनुकूल मौसम है। हो रहे हैं। जी रमा, और फिलहाल धीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडिया गेट से। धीरज, अगर हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो जानना चाहेंगे आपसे कि आज दिल्ली का मौसम कह रहे हैं भाई सुबह से खुशनुमा बहुत हो रहा है, बारिश तो हो ही रही है, लेकिन जो असल ठंड है उसको देखते हुए लोगों के स्वेटर भी बाहर निकल आए हैं। आप खुद इंडिया गेट पे मौजूद हैं, बताइए जरा कैसा है मौसम का हाल?
देखिए, दिल्ली में मौसम ने करवट ले लिया है। जाहिर सी बात है, कल बुधवार से जो बारिश हुई थी उस बारिश का असर देखने को मिल रहा है। और पहली बार इस साल के अगर हम बात करें तो जो दिल्ली में जो प्रदूषण का लेवल है वो बिल्कुल सामान्य हो चुका है। दिल्ली का प्रदूषण, दिल्ली में अब दिल्ली की हवा जो है अब सांस लेने लायक हो चुकी है। और इसका असर आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास इंडिया गेट पे काफ़ी संख्या में लोग जो मौसम सुहाना हुआ है इस वजह से इंडिया गेट घूमने आए हैं, इंडिया गेट देखने के लिए आए हैं। और अगर बात हम मौसम की है, जैसे कि आपने पूछा मौसम के बारे में, तो मौसम विभाग ने ऐसा अनुमान जताया है कि आगे एक दो दिन तक दिल्ली में कोहरे की संभावना भी रहेगी और ठंडक ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। और यहीं से एक ठंडक की शुरुआत होगी। सुबह कोहरा लगेगा और उसके बाद ठंड की शुरुआत हो जाएगी। और उसका एक दूसरा इम्पैक्ट ये हुआ है, जो बारिश का एक दूसरा इम्पैक्ट ये हुआ है कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन की जो स्थिति, जो सितंबर से बार बार ऐसा कहा जा रहा था कि दिल्ली की जो हवा वो सांस लेने लायक नहीं है, काफ़ी प्रदूषण है, उस प्रदूषण में काफ़ी कमी दर्ज हुई है। और बारिश होने का एक ये फायदा हुआ रहा है कि जैसे बहुत धुली हुई सी है आज दिल्ली। बहुत बहुत शुक्रिया रमा और धीरज हमारे तक के मौसम की तमाम खबर पहुंचाने के लिए। तो उत्तर भारत में कह सकते हैं ठंड ने दस्तक दे दी है और अच्छे रूप में दस्तक दे दी है, लेकिन दिल्ली को फायदा ये है कि प्रदूषण बहुत कम हो गया है। और आज मिड डे प्राइम में बस इतना ही, लेकिन हम लगातार नजर बनाए हुए हैं एक बड़ी खबर पर, मुंबई में आज शाम होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।